अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं सर उमैर आपके साथ फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसमें मैं आज आपको ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट, इन्वेंट्री की कॉस्टिंग मालूम करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से यहाँ पर हम दो मेथड यूज कर रहे होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और एक ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। स्टूडेंट, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर आपके लिए छोटी सी वर्किंग की, जिससे आपको ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, मेरे लेफ्ट पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर छोटी सी वर्किंग की है, जिसमें मैंने बताया है प्रॉफिट ऑन सेल 20%। स्टूडेंट, प्रॉफिट ऑन सेल 20%, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है वो 20% है, कॉस्ट अंडरस्टूड है कि 80% है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर हम दोनों प्लस कर लें तो ये 100% बनेगा। उसके लिए मैंने छोटी सी वर्किंग भी की है। इनवॉइस इक्वल टू, इनवॉइस मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस है, इनवॉइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 20%, अंडरस्टूड है कि कॉस्ट 80% होगी, दोनों प्लस कर लें तो आपकी इनवॉइस बनती है 100%। मतलब अगर 20% प्रॉफिट है तो 80% उसकी कॉस्ट होगी, इस तरह इनवॉइस हो गई 100%। ये प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में स्टूडेंट अगर आपसे कहा जाए कि 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट तो 100% ही होगी, प्रॉफिट उसके अलावा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20% प्रॉफिट और 100% कॉस्ट, तो जो इनवॉइस बनेगी वो 120% से बनेगी। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो जो कॉस्ट है वो 80% है प्रॉफिट ऑन सेल में, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कॉस्ट 100% है। यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल में प्रॉफिट 20% है, यहाँ भी प्रॉफिट 20% है, लेकिन ये दोनों प्लस होकर 100% बनती है प्रॉफिट ऑन सेल, जबकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दोनों प्लस होकर कितनी बनती है 120%। तो स्टूडेंट, यहाँ इनवॉइस है 100% प्रॉफिट ऑन सेल में और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में है 120%। ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि जब हम वर्किंग करेंगे तो ये हमें दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जो प्रोसीजर है प्रॉफिट निकालने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, ये मैंने एक छोटी सी प्रोफॉर्मा भी आपके लिए परफॉर्म किया है, जिसमें हम जब कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए पहले हमें वर्किंग करनी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। वो कैसे करेंगे, ये मैंने प्रोफॉर्मा यहाँ बना दिया है। सेल्स जो भी हमने पूरे साल में सेल्स की होंगी टोटल, वो आपने यहाँ लिख देनी है। स्टूडेंट, यहाँ पर नेट सेल आपने रखनी है। नेट सेल आपको पता ही कैसे निकालते हैं, हम सेल्स में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ये नेट सेल आ गई, इसमें से जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो प्रॉफिट आपने डिडक्ट कर लेना है, प्रॉफिट उसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टूडेंट, ये मैं बताता चलूं कि वैसे हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आती है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना पता हो, ग्रॉस प्रॉफिट पता हो, तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम निकालेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री जो कि मेन वर्किंग है, इसी के लिए हमें वर्किंग करनी है। वो कैसे निकालेंगे, इन्वेंट्री बिगनिंग जो हमारे पास ईयर बिगनिंग में इन्वेंट्री होगी वो प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस इसमें आपने ऐड कर लेना है, तो आपके पास निकल आएगी इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। इस इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल में से हम एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन हमें एंडिंग इन्वेंट्री ही मालूम करनी है, यही हमें गिवन नहीं है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके हैं, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने यहाँ से निकाली होगी तो आपने यहाँ रख देनी है, माइनस कर देनी है इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल में से, तो आपके पास आ जाएगी इन्वेंट्री एंडिंग। तो स्टूडेंट, ये प्रोफॉर्मा हो गया। अब मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ग्रॉस प्रॉफिट से स्टूडेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम दो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, एक प्रॉफिट ऑन सेल और एक प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मैं यहाँ पर पहले आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट, या यूँ कह लें कि इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। उसके लिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, जो कि 2012 रेगुलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये एडीसी का पेपर है, पास्ट पेपर्स, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा सॉल्व करके कि किस तरह से इसकी हम वर्किंग करेंगे। तो स्टूडेंट, मेरे लेफ्ट पर आपको ये क्वेश्चन भी नज़र आ रहा होगा, जिसको अगर हम रीड करें तो हमसे कहा जाता है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 10th 2011 अ फायर डिस्ट्रॉयड
द एंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन द स्टोर। स्टूडेंट 10 अप्रैल 2011 को आग लगने की वजह से सारी की सारी इन्वेंट्री जल गई, खाक हो गई। मार्च 1 से लेकर अप्रैल 9 तक हमने सेल की 216,000 की, यानी कि 2,16,000 की। इन्वेंट्री मार्च 1 पर थी 30,000 की। देन हमने परचेजिंग की मार्च 1 से अप्रैल 9 तक 189,000 की। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, स्टूडेंट ये आपने अच्छी तरह से नोट डाउन करना है कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये मैं अच्छी तरह से आपको बता भी चुका हूँ। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब हमें ये बताना है कि कितने की इन्वेंट्री जलकर खाक हो गई। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो वो मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से कैलकुलेट करना है, जो कि 25% है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने सेल रखनी है 2,16,000 की, 2,16,000 की, और ये नेट सेल है। यहाँ वैसे आपने नेट सेल रखनी है, अगर नेट सेल गिवन ना हो तो आपको अच्छी तरह निकालना आती होगी। सेल में से आपने सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट को माइनस कर देना है। यहाँ पर हमें नेट सेल ही गिवन है 2,16,000 यानी 2,16,000। इसमें से हमने माइनस करना है स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2,16,000 रुपये जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है, सेल का अमाउंट है, उसको आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है और 125 से डिवाइड करना है। ये अच्छी तरह से नोट कर लें। इसलिए हम ये काम करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, यानी जो सेल का अमाउंट है उसको प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और इनवॉइस परसेंटेज से डिवाइड करना है। क्योंकि कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 25% उसके अलावा, तो इनवॉइस 125% है। अगर ये 30% होता प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 130 करते। अगर 40% होता प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई 40 डिवाइड 140 करते। तो इससे स्टूडेंट आपका अमाउंट आ गया प्रॉफिट का 43,200। सेल में से हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई। अब हमें निकालनी है इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या अगर आपसे कहा जाए एंडिंग इन्वेंट्री, तो वो एक ही बात है, बस नाम में ही फर्क है। तो अब इन्वेंट्री बिगनिंग हमें दिया हुआ है 30,000, परचेजेस हमने की है 189,000। स्टूडेंट यहाँ भी नेट परचेज आपने नेट रखना है, नेट आपको गिवन है तो आप 189,000 नेट रख दें। ये आ गई आपके पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, जो कि आ गया 219,000। स्टूडेंट मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से हम एंडिंग इन्वेंट्री जब माइनस करते हैं तो हमें मालूम होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन यहाँ पर हमें एंडिंग इन्वेंट्री ही नहीं पता, या यूं कह लें कि इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर ही हमें नहीं पता। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने निकाली हुई है 172,800 की। तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो अमाउंट होगा 46,200 का, जो इन्वेंट्री हमारे पास ख़राब हो गई या जल गई, जिसे हम नाम देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये आ गई आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो कि अमाउंट आ गया 46,200। तो स्टूडेंट ये माइनस करने के बाद आपके पास आ गई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो कि आ गया 46,200। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका प्रॉफिट ऑन सेल से आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। इसमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से मैंने आपको वर्किंग बता दी। अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वो देखेंगे। तो उसके लिए ये मैंने पास पेपर का एडीसी पार्ट 1 का पेपर है 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो बोर्ड पर नजर भी आ रहा है। मेरे लेफ्ट पे आपको ये क्वेश्चन भी नजर आ रहा होगा, जिसमें हमसे कहा जा रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑफ अयान एंड कंपनी वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन May 2015. The following data were obtained from the accounting record. Merchandise inventory beginning 11,20,000, purchases 10,56,000, purchase return allowance 52,000, sales 28,70,000, sales return 8,000 और estimated gross profit rate है 41%. स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये बताया नहीं गया कि ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से कैलकुलेट करना है या प्रॉफिट ऑन सेल से। तो जब कोई मेंशन ना करे कि किससे करना हो, तो फिर हमें ये प्रॉफिट ऑन सेल से कैलकुलेट करना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें प्रॉफिट ऑन सेल से निकालना होगा। प्रॉफिट ऑन सेल से ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपको दिया हुआ है 41% और रिक्वायर्ड में आपसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी वो इन्वेंट्री जो जल गई वो आपने निकालनी है।
स्टूडेंट इसे आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहें या रिक्वायरमेंट में आपसे कहे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, दोनों का एक ही मतलब है। ये वो इन्वेंट्री है जो जल गई, तो अगर वो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर ना कहता तो फिर आपसे वो मांग रहा होता कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर निकालना है। इसके लिए पहले आपको निकालना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके लिए पहले आपको सेल्स रखनी होगी। सेल्स यहाँ पर नेट चाहिए और नेट सेल निकालने के लिए हमें सेल्स में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस करना है। तो सेल्स हमें गिवन है 28,70,000, सेल्स रिटर्न हमें गिवन है 8,000, ये माइनस करते हैं तो नेट सेल्स आपके पास आ जाती है 28,62,000। ये आ गई नेट सेल्स। अब इसमें हमें माइनस करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है 41%। 28,62,000 जो कि नेट सेल है, इसका आपने 41% निकाला, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 11,73,420। ये नेट सेल है 28,62,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 11,73,420। तो माइनस करने के बाद जो आपको कॉस्ट मालूम हो जाएगी नेट सेल की, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी वो आएगी 16,88,580। ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें इन्वेंट्री निकालनी है डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो उसके लिए इन्वेंट्री बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 11,20,000, परचेजेस नेट नहीं है, नेट हमें निकालने होंगे और नेट परचेज हम उसी तरीके से कि परचेज में से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट को माइनस करना है। तो परचेज हमें गिवन है 10,56,000, परचेज रिटर्न गिवन है 52,000, ये माइनस कर दें, नेट परचेज आ जाएगा आपके पास 10,04,000। इन्वेंट्री बिगनिंग 11,20,000, नेट परचेजेस 10,04,000, तो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ गई 21,24,000। ये आ गई मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। और अवेलेबल फॉर सेल में से हम माइनस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन ये हमें एंडिंग इन्वेंट्री नहीं पता, यही हमें निकालनी है, जिसको आप इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी कह सकते हैं, वो हमें मालूम करनी है। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हैं, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,88,580 आ गया, जो कि अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल आएगी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर या मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। ये स्टूडेंट हमने एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर ली ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से और प्रॉफिट ऑन सेल से। तो ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकल गई। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। स्टूडेंट अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जितनी हो सके मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।